फुटबॉल भी बस एक स्पोर्ट ही तो है। लोग मैदान में खेलते हैं और जो अच्छा खेलता है वो जीत जाता है। इसमें क्या ही बड़ी बात है। अरे भाई बहुत ज्यादा बड़ी बात है। बात जब दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले टूर्नामेंट की हो तो बात अपने आप बहुत बड़ी हो जाती है। 2010 में जब पता चला कि 2022 में कतर फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है तो तब से ही इस बात पर दुनिया भर की कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। और अब जब ये वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, इनफैक्ट खत्म होने वाला है, तो ये सारी बातें अपनी हाइट पर पहुंच गई हैं। स्पोर्ट जो खूबसूरत फीलिंग करोड़ों लोगों के अंदर लेकर आता है, इतने लोगों को साथ लाने की ताकत रखता है और बॉर्डर्स के पार भी प्यार आसानी से पहुंचा देता है, उसी स्पोर्ट पर ऐसी क्या बात हुई कि पूरी दुनिया इधर की उधर हो गई? हमने ये जानने की कोशिश की, आप भी गौर से सुनो। फीफा का पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट उरुग्वे में 1930 में हुआ, जिसमें 13 टीम्स ने हिस्सा लिया और इसे कहा गया था वर्ल्ड कप। जल्द ही ये फुटबॉल का सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट बनने वाला था और कुछ और सालों में वर्ल्ड्स मोस्ट व्यूड स्पोर्ट्स इवेंट। ओलंपिक से भी आगे निकल के 2018 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल को 1.1 बिलियन यानी कि 110 करोड़ लोगों ने देखा, यानी दुनिया की पॉपुलेशन का 13%। आप खुद एक बार रोक के सोचिए कि पूरी दुनिया में 110 करोड़ लोग एक ही चीज को एक टाइम पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। किसी चीज को इतना अटेंशन मिल पाना बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। जब क्रिकेट वर्ल्ड कप की इंडिया में इतनी दीवानगी है, लोग रोते हैं, लड़ते हैं, पेड़ों पर जाकर बैठ जाते हैं, पुतले जला देते हैं और खून खराबे तक पहुंच जाते हैं, तो फीफा वर्ल्ड कप का वही इम्पैक्ट तो दुनिया के कई देशों में है। बैच का सबसे हॉट इंसान हो, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो या फीफा वर्ल्ड कप हो, बात जहां ज्यादा अटेंशन की आती है, मामला आगे जाके खराब हो ही जाता है। ज्यादा अटेंशन मतलब ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं। जहां भी ज्यादा लोग देख रहे हैं, वहां आज की तारीख में सबसे पहले एक ही चीज होती है, कोई ना कोई ब्रांड अपना लोगो चिपका देता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वो कौन सा साल होगा जिसमें लोगोज इतने सारे हो जाएंगे कि आईपीएल की जर्सी का हमें कलर ही दिखना बंद हो जाएगा। सस्ते कॉलेज फेस्ट के बेकार इवेंट्स में भी कोई ना कोई ब्रांड आके अपना लोगो, अपने पोस्टर लगवा ही देती है, तो दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट में तो ये सब होना ही है। चलो, ब्रांड्स का काम तो है पैसा बनाना, तो ये उनके लिए एक बहुत बढ़िया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि कई देश भी फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए बेहद पैसे देने को तैयार रहते हैं। इससे उन्हें ब्रांड्स की तरह कोई फायदा तो नहीं होता, पर एक पावर है पूरी दुनिया की नजरें कुछ हफ्तों तक अपने देश पे रखने में। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर। ये पावर वैसी ही है जैसी कॉलेज में गिटार बजा के गहरी आवाज में बात करने वाले लड़के को फील होती है। उस पर नजरें हैं तो वो अपने आप ही औरों से ऊपर हो जाता है। अब ये बात काफी बड़ी बन जाती है कि फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेगा कौन, क्योंकि ये वीकेंड पे मुर्थल या न्यू ईयर पे गोवा जाने वाला प्लान तो है नहीं, इसलिए इसका फैसला कई सालों पहले हो जाता है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप के होस्ट का फैसला भी बिडिंग के थ्रू 2010 में ही हो गया था और उस बिडिंग का विनर था कतर। वहां बिडिंग में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया खड़े हैं और कतर आके जीत गया आउट ऑफ नोवेयर। चौंकना भी काफी लेजिट रिस्पॉन्स था, क्योंकि अब फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग हाथ लगी है, स्टेडियम तो होंगे ही, कतर के पास नहीं थे। वर्ल्ड कप जून के महीने में होता है तो खेलने लायक मौसम तो होता ही होगा। नहीं, कतर का जून में टेम्परेचर 50 डिग्रीज होता है। चलो कुछ नहीं, कम से कम कतर खुद तो फुटबॉल में इंटरेस्टेड रहा होगा। इट्स अ नो अगेन। ये क्या बात करता है यार? कतर की फुटबॉल टीम बेहद लो रैंकिंग पर है, क्योंकि ना तो वहां कभी खेलने जैसा टेम्परेचर रहा और ना इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस दिन इस होस्टिंग के लिए कतर का नाम निकला, जनता बावली हो गई। किसी के समझ में नहीं आया कि ये आर्ट्स के बच्चे ने आईआईटी का पेपर दिया कैसे, और दिया तो दिया, निकाल भी लिया। कतर वर्ल्ड कप होस्ट करने से दुनिया को अपनी इंपॉर्टेंस और ताकत दिखा सकता था और नए इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत कुछ साबित कर सकता था। तो सीधी सी बात है, ऐसे में कतर ने कोई लिमिट नहीं रखी। कतर ने दावा किया कि वो कम से कम $200 बिलियन खर्च करेगा और 12 नए एयर कंडीशन स्टेडियम बनवाएगा। हाँ, कमरे नहीं, ऑफिस नहीं, मॉल नहीं, एयर कंडीशन स्टेडियम। कोई और ये बिड मैच ही नहीं कर पाया और कतर ये बिड इजीली जीत गया। कतर को जब होस्टिंग मिली तो पूरी दुनिया को पेट में अजीब सा लगने लगा, उल्टी सी आने लगी और केस की छानबीन शुरू हुई। इस प्रोसेस में पता चला कि कतर ने बिडिंग करने वाले वोटिंग मेंबर्स और स्टेट गवर्नमेंट्स को भयंकर रिश्वत दी है। नॉर्मल बिजनेसेस की आड़ में कतर थाईलैंड,
फ्रांस और ब्राजील से फीफा के लिए सपोर्ट खरीदता रहा। अब बात करते हैं उन कंट्रोवर्सीज की जो इस वर्ल्ड कप के इर्द गिर्द पूरी दुनिया में चलती जा रही हैं। जैसे कोई देश ग्रो करता है, धीरे धीरे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो करता है, पर कतर के साथ वैसा नहीं हुआ। उसने बिड जीतने के बाद ये ग्रोथ फास्ट फॉरवर्ड कर दी। ग्रोथ फास्ट फॉरवर्ड करने में तो कोई बुराई नहीं है, अगर इस प्रोसेस में कई वर्कर्स का खून, पसीना और जान न निकली हो। अनफॉर्चुनेटली यहाँ वही हुआ। इस तैयारी के लिए कतर में 30,000 इमिग्रेंट वर्कर्स से काम लिया गया, जिसमें से ज्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और फिलीपींस जैसे देशों से थे। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2010 से अब तक कतर में 6500 से भी ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स की मौत हो गई है। पर कतर ने जेब में हाथ डाल के सीटी बजाते हुए कहा, ये सारी डेथ तो नेचुरल कॉजेस से हुई है। 2016 में एक रिपोर्ट में यह भी पता चला कि इन वर्कर्स को बेहद बेकार कंडीशंस में रखा गया, जहां बेसिक नेसेसिटीज का भी ध्यान नहीं रखा जाता था। उनसे रिक्रूटमेंट फीस ली जाती है, पासपोर्ट छीन लिया जाता है और खराब हालातों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। जिन लोगों की मौत इस पूरे प्रोसेस में हुई, उनकी फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन देने की बात पर भी कतर सरकार ने पर्सनल मैटर बोलकर टाल दिया। कतर में वर्कर्स के लिए कफाला सिस्टम चलता है। इसके हिसाब से वहां के लोकल्स और कंपनीज फॉरेन लेबर्स को स्पॉन्सर करती हैं। अब ना तो वो अपने घर वापस जा सकते हैं और ना कंपनी बदल सकते हैं। मजबूरी में उन्हें इन बेकार हालातों में काम करना ही पड़ता है और कई लोग इसे मॉडर्न स्लेवरी तक कहते हैं। जब दुनिया में इस बात पर क्रिटिसिज्म उठा तो कतर ने इस सिस्टम को बैन कर दिया, पर सिर्फ कहने के लिए। असल में ये बैन कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। हालात अभी भी उतने ही खराब हैं। अब देखते हैं वर्ल्ड कप की अगली कंट्रोवर्सी के कारण को, होमोसेक्सुअलिटी। कतर में होमोसेक्सुअलिटी को इलीगल घोषित कर दिया गया है, गैर कानूनी, क्योंकि इस्लाम में शरिया कानून के हिसाब से इसे अनएथिकल माना गया है। अगर कोई कतर में किसी भी होमोसेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व पाया जाए तो उस पर भारी जुर्माना, 7 साल की सजा या मौत की सजा भी दी जा सकती है। कतर में फीफा वर्ल्ड कप के एम्बेसडर खालिद सलमान ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि होमोसेक्सुअलिटी दिमाग में एक डैमेज की तरह है। उन्होंने कहा कि LGBTQ+ कम्युनिटी के लोग आ तो सकते हैं, पर नियम उन्हें कतर के ही मानने पड़ेंगे। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए कतर में 10 लाख से ज्यादा लोग आए हैं और इस पूरे टाइम में LGBTQ+ कम्युनिटी और औरतें तो सेफ फील नहीं कर सकती हैं। ऊपर से इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि जो प्लेयर्स और ऑडियंस वर्ल्ड कप के लिए कतर आ रहे हैं, उनके ऊपर कतर के लॉज किस तरह से लगेंगे। होमोसेक्सुअलिटी को लेकर कतर के इस क्रिटिसिज्म के चलते फीफा के 13 यूरोपियन टीम्स के कैप्टन्स ने कहा कि वो हाथ में एक रेनबो आर्म बैंड पहनेंगे होमोसेक्सुअलिटी के सपोर्ट में। तीसरी कंट्रोवर्सी पैसे की बर्बादी को लेकर है। कतर ने खुद को इस वर्ल्ड कप के लिए 12 साल लेकर तैयार किया। इन सालों में कतर ने 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल, 5 बड़े स्टेडियम्स, एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशंस पर पैसा लगाया। और इस पूरे प्रोसेस में पैसा $229 बिलियन। देसी दिमाग लगा के जब आप इसे रुपये में कन्वर्ट करने बैठोगे, तब तक फोन की बैटरी मिनिमम 30% कम हो जाएगी। एक तरफ कतर प्रोग्रेसिव होके पूरी दुनिया के सामने खुद को कमाल तरीके से पेश करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ इतने इनह्यूमन और रिग्रेसिव एक्शंस और लॉज भी देखने मिल रहे हैं। साथ में स्पोर्ट के प्योर इमोशनल और इम्पैक्टफुल स्पिरिट को पैसे में तोलना और सीधे सीधे अपने फायदे के हिसाब से काम करना ज्यादा सही तो नहीं लगता। पर कतर की भी अपनी वजहें हैं, अपने नियम हैं, अपने ट्रेडिशंस हैं। हर देश अपने भले के हिसाब से सोचता है। हमें जैसा भी लगे, शायद कतर का हिसाब यही है। इस पूरे इंसिडेंट के बारे में आपको क्या लगता है? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। और साथ ही साथ रेस्ट इन पीस लिख दीजिएगा मेरे उन सपनों को जो थे कतर में हनीमून मनाने। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है या आपको कुछ भी इससे सीखने को मिला, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वाली चीज अब बार बार क्या ही बोली जाए, आप कर ही देना।